हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आ गए हम लोग कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का जो जीवों में जनन है, इसके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं एक ही वीडियो में। जी हाँ, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर साल आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछ लिए जाएंगे और पूछ लिए जाते ही हैं। ठीक है ना। पिछले साल भी यहाँ से प्रश्न बने थे और इस बार भी यहाँ से प्रश्न बने थे। इसका आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एसकेएम स्टडी पर भी जाके पढ़ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी। याद रखिएगा, एसकेएम स्टडी आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, वहाँ पे डायरेक्ट पीडीएफ इसका आप पा सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी मॉडल पेपर पा सकते हैं, www.skmstudyclasses.com या www.skmstudyclasses.com पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या भी डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडीज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जाके टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कीजिए और इसको गूगल पे सर्च करना है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 हम शुरुआत करेंगे। पुष्पीय पादपों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना पश्च निषेचन होती है? इसमें कौन सी घटना पश्च निषेचन होती है? परागकण का स्थानांतरण, भ्रूण का विकास, पुष्प का निर्माण, परागकणों का निर्माण। तो पुष्पीय पादप में कौन सी घटना पश्च निषेचन होती है, इसको आपको बताना है। तो होता है भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास जो होता है पुष्पीय पादपों में, यह एक ऐसी घटना है जो कि पश्च निषेचन होती है। किसमें? भ्रूण का विकास। अगला प्रश्न यहाँ पे, अजूबा यानी कि ब्रायोफिल्लम में कायिक प्रवर्धन होता है। जो अजूबा होता है, ब्रायोफिल्लम होता है, इसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा, जड़ द्वारा, पुष्प द्वारा, पत्ती द्वारा। तो अजूबा यानी कि ब्रायोफिल्लम में जो कायिक प्रवर्धन होता है वह पत्ती के द्वारा होता है। तो पत्ती के द्वारा किसमें होता है कायिक प्रवर्धन? अजूबा में, अर्थात ब्रायोफिल्लम में कायिक प्रवर्धन होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। वैसे तो कायिक प्रवर्धन जड़ के भी द्वारा होता है, तना के भी द्वारा होता है, पुष्प के द्वारा कभी भी कायिक प्रवर्धन नहीं होता। कभी भी आप फूल के द्वारा कायिक प्रवर्धन नहीं करा सकते, लेकिन हाँ, पत्ती के द्वारा आप कायिक प्रवर्धन करा सकते हैं। तो कायिक प्रवर्धन किसके किसके द्वारा होता है? याद रखना, तने द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती के द्वारा। कभी भी पुष्प के द्वारा कायिक प्रवर्धन नहीं होता। लेकिन अजूबा यानी कि ब्रायोफिल्लम में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तो हमेशा और हमेशा पत्ती के द्वारा। चौथा ऑप्शन क्या है? राइट है, इसी के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जलीय पौधों में कायिक प्रजनन सबसे तेजी से होता है? निम्नलिखित में से किस जलीय पौधों में जो कायिक प्रजनन होता है यानी कि कायिक प्रवर्धन होता है वो अधिक तेजी से होता है? वैलिसनेरिया में, सिंघाड़ा में, जलकुंभी में या फिर हाइड्रेला में। तो किस जलीय पौधों में कायिक प्रवर्धन यानी कायिक प्रजनन जो तेजी से होता है वो जलकुंभी में होता है। जलकुंभी में जो कायिक प्रजनन यानी कि कायिक जनन जो होता है, कायिक प्रवर्धन जो होता है वो हमेशा जलकुंभी में बहुत फास्ट होता है। याद रखना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रहा हूँ। और ऐसे ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम 2022 में आए हुए थे और इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे, रोपण विधि में जिस पौधों पर कलम लगाई जाती है उसे कहते हैं। यानी कि रोपण एक विधि है और इसमें पौधे पर क्या लगाया जाता है? कलम लगाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो इसका एक राइट आंसर ही ले लीजिए, उसे स्टॉक कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्टॉक। रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉक, बूटी और सियार। इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, सियार नहीं होगा बल्कि क्या होगा? स्टॉक होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अगला हम लोग देखें। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पे
निम्न में से वह लक्षण जो स्पाइरोगायरा और इष्ट में समान है। निम्नलिखित में से वह लक्षण जो स्पाइरोगायरा और इष्ट में समान है वो क्या है? इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है, ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें केवल लैंगिक प्रजनन होता है, या फिर ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो निम्न में से वह लक्षण जो स्पाइरोगायरा और इष्ट में समान है, इनमें हमेशा और हमेशा अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। स्पाइरोगायरा और इष्ट में हमेशा और हमेशा कौन सा होता है? अलैंगिक प्रजनन या फिर अलैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं जनन की। तो जनन क्या होता है? तो जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। याद रखना, कोई भी जीव है वो अपने समान क्या उत्पन्न कर रही है? संतान पैदा कर रही है, तो उसे जनन या फिर इसी को प्रजनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 6 है, कायिक जनन में या कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण होता है, इसी को ही और क्या कहते हैं? कायिक जनन भी बोला जाता है, इसी को कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है, और एक नाम क्या है? कायिक प्रजनन। तो इसके 3 नाम हैं, याद रखिएगा, कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन और कायिक प्रजनन। तना, पत्ती, फूलों से, अभी मैंने इसके पहले ही बताया है, क्या बताया यहाँ पे कि कायिक प्रवर्धन किसके किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा, कभी भी फूल यानी पुष्प के द्वारा नहीं होता। यही चीज देखिए आगे बना हुआ है, कायिक जनन में नए पादप का निर्माण होता है, तना, पत्ती, फूल। फूल से कभी नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं है। तना, फूल, फल से ना होता है, ना ही हमेशा और हमेशा फूल से होता है। तना, जड़, पत्ती। अगला यहाँ पे तना, जड़ और फूल, तो फूल से होगा नहीं, ना फूल से होगा, ना फल से होगा, तो किससे होगा? तना, जड़, पत्ती से ही हमेशा और हमेशा कायिक जनन में या कायिक प्रजनन में पादपों का निर्माण होता है। 7 यहाँ पे प्रश्न है। 7वां क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न? आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धी का सही क्रम है। यहाँ पे इसका सही क्रम क्या होगा? यानी कि आलू भूहस्तारिका है, अदरक बुलबिल है, अगेव पर्णकलिका है या ब्रायोफिल्लम प्रकंद है, और जलकुंभी आँख है। यानी कि किससे क्या पैदा होता है? तो जो आलू होता है यह सदैव आँख से निकलता है। अदरक एक क्या है? प्रकंद है। अगेव क्या है? एक बुलबिल है। ब्रायोफिल्लम क्या है? पर्णकलिकाओं से निर्माण होता है। जलकुंभी क्या है? एक भूहस्तारिका है। तो यहाँ पे देखिए, आँख, आलू, प्रकंद, अदरक, बुलबिल, अगेव हो जाएगा। ब्रायोफिल्लम में क्या है? यहाँ पे पर्णकलिका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्णकलिका और भूहस्तारिका। भूहस्तारिका में क्या है आपका? जलकुंभी, तो जलकुंभी में क्या हो जाएगा? भूहस्तारिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका PDF जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो जाके भी फटाक से अपना टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करें। अगला यहाँ पे 8वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? निम्न में से वह विधि जिसमें कोशिकाओं या ऊतकों के संवर्धन द्वारा पादप प्राप्त किए जाते हैं कहलाती है। निम्न में से वह विधि जिसमें कोशिकाओं या ऊतकों के संवर्धन द्वारा पादप प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, या दाब लगाना होता है। तो निम्नलिखित में से वह विधि जिसमें कोशिकाओं या ऊतकों के संवर्धन द्वारा पादप प्राप्त किए जाते हैं उसे हमेशा हमेशा सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। राइट आंसर आपका सेकंड वाला निकल के आएगा। आज का वीडियो लाइक टारगेट है केवल 1000 आज का वीडियो लाइक टारगेट है।
और मैं आशा करता हूँ आप लोग 1000 वीडियो लाइक टारगेट कंप्लीट करवा देंगे। अगला यहाँ पे है 9वां प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक प्रजनन के लिए सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक प्रजनन के लिए सत्य है? सही है। इनमें एक जनक होता है, इनकी संतति अनुवांशिक रूप से समान होती है, इनकी संतति शारीरिक में समान होती हैं, इनमें 2 जनक नर और मादा का योगदान होता है। तो जो लैंगिक प्रजनन में सदैव व सदैव 2 जनकों यानी नर और मादा का योगदान होता है, क्योंकि लैंगिक जनन जब दो जनक आपस में मिलते हैं तो इनसे क्या बनती है? कोई संतान बनती हैं और उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें एक जनक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 2 जनक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी अनुवांशिक जो संतति होगी अनुवांशिक रूप से समान होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 2 जनक भाग लेंगे यानी कि भिन्न भिन्न होंगी। इनकी संतति शारीरिक रूप से समान होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 2 जब अलग अलग जनक पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो समान बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसमें 2 जनक यानी नर और मादा की योगदान होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, सूक्ष्म प्रवर्धन में होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन में होता है, क्या होता है? पौधे कम समय में विकसित होते हैं, पौधों के जीन प्रारूप समान होती है, रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं, सभी कथन सत्य है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन में जो होता है उसमें पौधे कम समय में विकसित हो जाते हैं, पौधों में जीन प्रारूप समान होता है, रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कि इनमें से सभी कथन क्या है? सत्य है। क्लियर है यहाँ तक? इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। अगला यहाँ पे है, पौधों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियाँ हैं, खंडी भवन, बीजाणु जनन, मुकुल। तो याद रखिएगा, जो हमारा अलैंगिक जनन होता है इसमें खंडी भवन भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है और मुकुल भी होता है, यानी कि ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले अनुवांशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? लैंगिक जनन, अनिषेक जनन, कायिक जनन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे है, विभिन्नता लाने वाले अनुवांशिक संयोजन का जो उत्पन्न करता है वो हमेशा लैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन क्यों नहीं करता? अलैंगिक जनन क्यों नहीं करता? क्योंकि यह कभी भी अनुवांशिक विभिन्नता नहीं ला सकता, क्योंकि केवल इसमें एक ही जनक पार्टिसिपेट करके कोई संतान उत्पन्न करते हैं, तो जो DNA इसमें होगा वही DNA सेम टू सेम हूबहू प्रतिलिपि इसमें दिखाई देगी। अगला यहाँ पे है प्रश्न नंबर 13, पौधों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? जड़, तना, पत्ती या फिर पत्र कलिका? तो पौधों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए कायिक प्रवर्धन यानी कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है? तो आपका तना होता है। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे, शकरकंद एवं डहेलिया में कायिक जनन होता है, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, पुष्पों द्वारा, तनों द्वारा? तो शकरकंद में, डहेलियों में कायिक जनन जो होता है वो जड़ों के द्वारा होता है। सदैव किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा। ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है ना? इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतान अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अधिक विभिन्नता प्रदर्शित करती है, क्योंकि लैंगिक जनन लंबा प्रक्रम है, जनकों के युग्मक के अनुवांशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है, 2 भिन्न जातियों के जनकों से अनुवांशिक पदार्थ आता है, लैंगिक जनन में अधिक मात्रा में DNA प्रयुक्त होता है। तो लैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतान अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान से बहुत अधिक विभिन्नता प्रदर्शित इसलिए करती है क्योंकि जनकों के युग्मकों के अनुवांशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है। अगला यहाँ पे है, अनिषेक जनन होता है, टर्की में, मधुमक्खी में, टर्की और मधुमक्खी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो अनिषेक जनन केवल मधुमक्खी में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, चावल के एक पादप के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं। चावल के एक पादप के नर युग्मक के केंद्रक में कितने गुणसूत्र हैं? 12 गुणसूत्र हैं। के मादा युग्मक, युग्मनज एवं बीज की कोशिकाओं में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या होगी 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 24, 24, 12, 24। तो चावल के एक पादप के नर युग्मक में
के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं कि मादा युग्मक, युग्मनज एवं बीज की कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो मादा में गुणसूत्रों की संख्या 12 होगी, युग्मक में 24 होगी, युग्मनज में कितनी होगी आपकी, मादा युग्मक में 12 होगी, युग्मनज में 24 होगी और बीज की कोशिकाओं में 24 होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे, शब्द क्लोन को लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि संतति में डीएनए जनक के डीएनए की हुबहू प्रतिलिपि नहीं होती, इसलिए यह केवल एक जनक के डीएनए की प्रतिलिपि बनती है जो संतति को स्थानांतरित हो जाती है, या संतति अलग अलग समय पर बनती है, या फिर जनक संतति की डीएनए पूर्ण रूपेण भिन्न होती है। तो याद रखना, केवल जो क्लोन शब्द है यह अलैंगिक जनन के लिए प्रयुक्त होता है और लैंगिक जनन के प्रयुक्त इसलिए नहीं होता क्योंकि केवल एक जनक के डीएनए की प्रतिलिपि बनती है जो संतति को स्थानांतरित हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कोनिडिया द्वारा जनन होता है, शैवालों में, ब्रायोफाइटस में, फंजाई में, पुष्पी पादप में। तो कोनिडिया द्वारा जो जनन होता है वो फंजाई में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किया हेलिंग ने, महेश्वरी ने, हैबरलैंड ने या मिलर ने। तो भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किए थे हैबरलैंड ने किया था। अगला प्रश्न है पादप प्रजनन की मुख्य विधियां हैं, वर्ण, संकरण या फिर प्रवेशन या ये सभी। तो जो पादप जनन की जो विधि है वो संकरण होती है। अगला यहाँ पे है 22 नंबर प्रश्न क्या है। मक्का के प्रवरोह शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, इस पौधों की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी 20, 40, 15 या फिर 10। तो मक्का के प्रवरोह शीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है, तो इस पौधों की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 20 होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्न में से सही कथन का चुनाव करो। उभय लिंगाश्रयी जीव केवल जंतुओं में पाए जाते हैं, उभय लिंगाश्रयी जीव केवल पौधों में पाए जाते हैं, उभय लिंगाश्रयी जीव जंतु एवं पादप पाए जाते हैं, या उभय लिंगाश्रयी जीव केवल रीढ़धारियों में पाए जाते हैं। तो जो इसमें से सही ऑप्शन होगा उभय लिंगाश्रयी जीव जंतु तथा पादप में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है यहाँ पे क्या है। जनक अनेक प्रकार का होता है, किसी जीवधारी द्वारा अपनाए गए प्रजनन का प्रकार निर्भर करता है जीवधारी के आवास और उसकी आकारिकी पर, जीवधारी की आकारिकी पर, जीवधारी की आकारिकी व कारिकी पर, जीवधारी के आवास, कारिकी और अनुवांशिक बनावट पर। तो वो निर्भर करता है जीवधारी के आवास, कारिकी यानी कि उसका कायिक यानी शरीर और अनुवांशिक बनावट पर निर्भर करता है। अगला यहाँ पे है प्रश्न नंबर 25 क्या है यहाँ पे। कायिक अवस्था कहलाती है, कायिक अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, जीर्णावस्था, प्रजनन अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कायिक अवस्था होती है इसे हम लोग किशोरावस्था को कायिक अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, कायिक अवस्था कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 26 है 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाले पादप हैं, मेलाकोना, ऑक्सलिस, नीला कुरंजी या जैक फुट। तो वो है आपका नीला कुरंजी है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 है आलू में कायिक जनन होता है जड़ से, भूमिगत तनों से, वायवीय तनों से या पत्ती से। तो आलू में जो कायिक जनन होता है वो भूमिगत तनों से होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। तो जो पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में, मधुमक्खी में, मनुष्य में या फिर यहाँ पे है कीट में। तो जो पुनरुद्भवन होता है यह प्लेनेरिया में होता है। आप कहेंगे पुनरुद्भवन क्या है, तो ये आपका क्या है, प्लेनेरिया होता है। इसके शरीर का खंड होते हैं और इनसे क्या होता है, अलग अलग जीवों का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहा जाता है। अगला यहाँ पे है मध चक्र पाया जाता है मनुष्य में, बंदर में, भेड़ में या फिर कपी में।
तो जो मध चक्र होता है यह आपके भेड़ में पाया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो मध चक्र किस में पाया जाता है? मध चक्र याद रखना जो पाया जाता है भेड़ में पाया जाता है। तो भेड़ में क्या पाया जाता है? आपका मध चक्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 और ये अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। और इन सारे बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पाया जाता है बंदर में, हिरन में, चिता में, गाय में। तो ना हिरन में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, ना चिता में, ना गाय में, इन तीनों में नहीं पाया जाता, बल्कि बंदर में हमारा ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। यहाँ पे मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के 30 बहुविकल्पी चैप्टर 1 के सभी जितने भी ये पूरा निचोड़ मैंने बताया है। जी हाँ, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 100% यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करें? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाके इसका PDF डाउनलोड करें। SKM स्टडी टेलीग्राम से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 30,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप भी जाके फ्री में नोट्स डाउनलोड करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।